सोचिए, हम हमेशा यही मानते आए हैं कि गरीबी ना एक प्राकृतिक आपदा की तरह है, जैसे कोई सूखा पड़ गया हो या बाढ़ आ गई हो। हाँ बिल्कुल। आम धारणा तो यही है कि जो गरीब है वो बस हालात का मारा है ना? लेकिन जरा एक पल के लिए इस विचार को पलट कर देखते हैं। क्या हो अगर गरीबी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना होकर एक बहुत ही सलीके से तैयार किया गया ईंधन हो, एक ऐसा ईंधन जिसे सिस्टम जानबूझकर जलाए रखता है। ताकि राजनीति का वो जो भारी भरकम इंजन है वो बिना रुके दौड़ता रहे। एग्जैक्टली। ये विचार भले थोड़ा चुभने वाला हो, लेकिन आज हम इसी उलझे हुए जाल की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारी इस चर्चा का जो मुख्य स्रोत है वो है YouTube पर राज शमानी और खान सर के बीच हुए इंटरव्यू के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश। और मैं बता दूं कि उस बातचीत ने कई ऐसे पर्दे उठाए हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीति, ये तीनों चीजें आपस में कितनी गहराई से गुथी हुई हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ उन बातों को दोहराना नहीं है, हम असल में उस पूरी मशीनरी को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि वो कौन सी ढांचागत कमियां हैं, मतलब वो सिस्टेमिक फ्लॉज, जो करोड़ों लोगों की आबादी को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, और सबसे दिलचस्प हिस्सा ये होगा कि कैसे एक अकेला इंसान जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट फंड नहीं है, वो इस करोड़ों अरबों रुपए के मेडिकल और एजुकेशन सिस्टम की जड़ों को हिला रहा है। सही कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरी चर्चा में उतरते हैं और शुरुआत उसी ईंधन वाले विचार से करते हैं। स्रोत के अनुसार भारत में गरीबी स्वाभाविक नहीं है। बिल्कुल। इसे जानबूझकर बनाया रखा जाता है। अर्थशास्त्र की दुनिया में इसे अगर समझना हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के खेल से समझा जा सकता है। अच्छा, थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी इसे? देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार चौड़ी हो रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो पूरा फोकस इस बात पर होता है कि तुरंत वोट कैसे मिले, है ना? तुरंत फायदा दिखना चाहिए, है ना? तो इसके लिए मुफ्त की चीजें बांटी जाती हैं। इसी को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब उन चीजों पर पैसा खर्च करना जो तुरंत खत्म हो जाएंगी, लेकिन जनता को एक पल की खुशी दे देंगे। बिल्कुल सही। और इसकी कीमत कौन चुकाता है पता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जो लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं। हाँ, यानी वो पैसा जो बुनियादी ढांचे में लगना चाहिए था, जैसे कि नए स्कूल, रिसर्च लैब्स, अस्पताल या फैक्ट्रियां बनाने में, जिनसे लंबे समय में पक्के रोजगार पैदा होते। वो सारा पैसा चुनाव जीतने के लिए शॉर्ट टर्म वादों पर खर्च हो जाता है। तो मतलब गरीबी इसलिए नहीं है कि देश के पास संसाधन नहीं है? नहीं, संसाधन है। गरीबी इसलिए क्योंकि गरीबी दूर करने वाले जो बड़े और लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उन्हें राजनीतिक रूप से उतना फायदेमंद नहीं माना जाता। यार, ये तो बिल्कुल किसी कंप्यूटर सिस्टम के उस सॉफ्टवेयर बग की तरह हो गया जिसे डेवलपर्स जानबूझकर फिक्स नहीं करना चाहते। हाँ, बहुत सही उदाहरण है ये। क्योंकि अगर वो बग ठीक हो गया तो शायद वो पूरा बिजनेस मॉडल ही ढह जाएगा जो उस बग के इर्द गिर्द खड़ा किया गया है। अगर लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो गईं, तो फिर चुनाव के वक्त उन्हें उन्हीं जरूरतों का लालच देकर वोट कैसे मांगे जाएंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वाकई। लेकिन चलिए इसे थोड़ा और अनपैक करते हैं। बातचीत में एक और पॉइंट था जिसे मॉबोक्रेसी या भीड़ तंत्र कहा गया था। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। स्रोत में बताया गया है कि लोकतंत्र कैसे भीड़ तंत्र में बदल जाता है। हाँ, वो जो कह रहे थे कि अगर आप किसी भी आम इंसान से अकेले में मिले तो वो बहुत ही समझदार और शांत होता है। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि आज मुझे किसी दूसरे समुदाय या धर्म के इंसान का नुकसान करना है। लेकिन जैसे ही उसी इंसान को एक भीड़ का हिस्सा बना दिया जाता है, उसका पूरा व्यवहार बदल जाता है। वो हिंसक और तरकीन हो जाता है। तो सिस्टम में ऐसी कौन सी कोडिंग है जो उन्हें भीड़ बनते ही इतना आक्रामक बना देती है? देखिए, इसका सीधा ताल्लुक उसी अभाव और अशिक्षा से है जिस पर हम बात कर रहे थे। मनोविज्ञान में इसे हम स्कैर्सिटी माइंडसेट भी कहते हैं। जब एक इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से लड़ने में निकल जाती है ना। हाँ, जैसे आज गैस सिलेंडर महंगा हो गया, कल बच्चों की फीस भरनी है, बिल्कुल, परसों राशन लाना है, तो उसके दिमाग की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो सिकुड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि लोग इन आर्थिक परेशानियों से वाकिफ नहीं है, वो सब जानते हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले के आखिरी हफ्तों में बाजी पलट जाती है। एग्जैक्टली। आखिरी हफ्तों में जाति, धर्म या महज 500 रुपयों का प्रलोभन हावी हो जाता है। क्योंकि वो बेचारे सर्वाइवल मोड में हैं।
उन्हें अपने 5 साल के भविष्य से ज्यादा उस पल की तात्कालिक राहत बड़ी लगने लगती है। हाँ, और जब इंसान के पास सोचने के लिए बेहतर अवसर नहीं होते तो वो बहुत आसानी से भावनाओं में बहकर उस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। ये बहुत ही दुखद हकीकत है। और इसी सर्वाइवल मोड से बाहर निकालने का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है शिक्षा। लेकिन हमारे स्रोत के अनुसार हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बुरी तरह बटी हुई है। शिक्षा में एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन आ चुका है। एक तरफ अमीरों के स्कूल हैं और दूसरी तरफ गरीबों के। और कोचिंग इंडस्ट्री का तो हाल और भी बुरा था। मतलब कोचिंग की फीस कभी 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। हाँ, लेकिन स्रोत में जिस शिक्षक का जिक्र है, उन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने फीस इतनी कम कर दी है कि आज बाकी बड़े संस्थान केवल अपनी टैक्स या जीएसटी के रूप में उतना पैसा लेते हैं जितना वो पूरी फीस लेते हैं। अरे वाह! और इसके नतीजे भी तो बहुत जबरदस्त आ रहे हैं ना। वो एक घटना जो बताई गई थी वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आप उस नारियल बेचने वाले के बेटे की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, वही जिसका एक हाथ कटा हुआ था और वो अपने पहले ही प्रयास में देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी खड़गपुर पहुंच गया। बिल्कुल। कोटा जैसे शहर में जाकर कोचिंग लेना उसके लिए असंभव था, लेकिन जब वही बेहतरीन शिक्षा नाम मात्र की फीस में उस तक पहुंची तो उसने कमाल कर दिया। और इसी में एक बहुत दिलचस्प कानूनी पहलू भी सामने आया था, जब इन बहुत कम फीस वाली कक्षाओं में पढ़ाए गए सवाल हूबहू परीक्षाओं में आने लगे। हाँ, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। बाकी संस्थानों को लगा कि जरूर कोई पेपर लीक या हेराफेरी हो रही है। तो कोर्ट ने क्या कहा? जज ने उस शिक्षक के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने साफ कहा कि पब्लिक डोमेन में जो ज्ञान है, जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, अगर वो सीधे परीक्षा में आती हैं तो इसमें कोई अपराध नहीं है। ये तो पढ़ाने वाले की काबिलियत है। वाकई ये तो बहुत बड़ा डिसीजन था। लेकिन यहाँ ना मुझे एक बात खटकती है। बताइए क्या? देखिए, सस्ती शिक्षा देना तो बहुत शानदार कदम है, लेकिन स्रोत में एक आंकड़ा दिया गया था कि जहाँ पहले 1 लाख रिक्तियां आती थी, वह अब सिर्फ 1000 रिक्तियां आती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही कड़वा सच है। तो अगर सीटें ही सिर्फ 1000 हैं और लाखों लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या ये उस म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा नहीं है, जहां कुर्सियां तो सिर्फ 5 हैं और दौड़ने वाले 1000? क्या हम सिर्फ उम्मीदें नहीं बेच रहे इन बच्चों को? ये बहुत ही वाजिब और चुभने वाला सवाल है। लेकिन हमें यहाँ ये समझना होगा कि स्रोत में असफलता का सच क्या बताया गया है। क्या सच है? मान लीजिए 700 अंकों की परीक्षा है और कोई छात्र 600 अंक ले आता है, फिर भी उसका चयन नहीं होता, तो क्या वो छात्र फेल है? नंबर तो उसके बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली, वो छात्र फेल नहीं है। असलियत ये है कि सरकार के पास उसे जगह देने के लिए पर्याप्त कॉलेज या सीटें ही नहीं है। मतलब सिस्टम फेल हुआ है, बच्चा नहीं। हाँ, और इसी सिस्टम की नाकामी का एक बड़ा उदाहरण बिहार के शिक्षा बजट का भी दिया गया था। वहाँ शिक्षा पर 65,000 करोड़ का बजट है। 65,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। और वहाँ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन प्राइवेट शिक्षकों से कई गुना ज्यादा है। इसके बावजूद सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है और कोई वहाँ पढ़ना नहीं चाहता। तो ऐसे में तो सवाल उठता है कि क्या फिर पढ़ाई करना ही बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं है। शिक्षा कम से कम सोचने का दायरा बढ़ाती है, भले ही नौकरी ना मिले। शिक्षित इंसान भीड़ तंत्र का अंधा हिस्सा बनने से बच जाता है। ये बात तो है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि शिक्षा से भी बड़ा एक ऐसा संकट है जो किसी भी मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार को रातों रात सड़क पर ला सकता है। आप मेडिकल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। हमने देखा है कि इलाज के लिए लोगों के खेत बिक जाते हैं, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए जो स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाई गई है, उसका जिक्र इस बातचीत में प्रमुखता से हुआ है। वो जो नया अस्पताल शुरू किया गया मुनाफे को हटाकर। हाँ, एक ऐसा अस्पताल जहां मात्र 35 रुपए में एक्सरे होता है। और मजे की बात यह है कि एक्सरे की जो सादी फिल्म आती है उसकी अपनी कीमत ही 36 रुपए होती है। मतलब वो 1 रुपए के नुकसान पर काम कर रहे हैं। और ईसीजी 25 रुपए में। बिल्कुल। और इन सुविधाओं के सस्ते होने का सीधा असर लोगों की जान बचने पर होता है। एक किस्सा था ना उस व्यक्ति का जो अक्सर गुटखा खाता था। हाँ, उसने तो बस मजाक मजाक में चलते हुए टेस्ट करवा लिया था क्योंकि ईसीजी सिर्फ 25 रुपए का था। है ना? और जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके दिल में 4 ब्लॉकेजेस थे। अगर वो टेस्ट महंगा होता तो वो कभी करवाता ही नहीं। उस सस्ते इलाज ने उसकी जान बचा ली। वाकई। और सिर्फ छोटे टेस्ट ही नहीं, महंगी जांचों में भी ये चीज देखने को मिली।
वो झारखंड वाली जो बुजुर्ग महिला थी, उनका किस्सा भी बहुत मार्मिक था। हाँ, उनका 1800 रुपए का एमआरआई हो रहा था, लेकिन हिलने की वजह से फिल्म खराब हो गई। अगर ऐसा हो तो अक्सर 7,000 रुपए प्रति टेस्ट दोबारा लिए जाते हैं। उस महिला को भी यही लगा कि अब दोबारा पैसे लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उनका एमआरआई दोबारा किया गया। ये इंसानियत का बहुत बड़ा उदाहरण है। ये सब सुनकर ना दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। लेकिन मेरा दिमाग एक एनालिटिकल तरीके से सोचने लगता है। क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, ये जो मेडिकल मशीनें होती हैं, इनकी कीमत बहुत भारी होती है। स्रोत में बताया गया कि एक रेडिएशन मशीन 42 करोड़ रुपए की आती है और पेट सिटी स्कैन मशीन 16 करोड़ रुपए की। हाँ, ये तो है। तो मेरी उलझन यह है कि बिना किसी बड़े डोनेशन के सिर्फ व्यक्तिगत बचत से ऐसे करोड़ों के अस्पताल कब तक चल सकते हैं? क्या ये आर्थिक रूप से एक टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल मॉडल है? आपका ये पुशबैक बिल्कुल सही है। और यहीं वो बिंदु आता है जहां व्यक्तिगत प्रयास की एक सीमा आ जाती है। एक इंसान अपने दम पर एक लहर पैदा कर सकता है, लेकिन अगर इसे पूरे देश में लागू करना है तो सिस्टम का सपोर्ट चाहिए होगा। हाँ, देश की समग्र अर्थव्यवस्था और बड़े उद्योगपतियों के विजन की जरूरत पड़ती है। और जब हम बड़े विजन और तकनीक की बात कर ही रहे हैं, तो स्रोत में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है। हाँ, एआई को लेकर तो मार्केट में आजकल बहुत डर का माहौल है। जैसे आईटी सेक्टर में 60% नौकरियां जा सकती हैं। ये डर कुछ वैसा ही है जैसा 1985 में राजीव गांधी के समय था, जब कंप्यूटर आ रहे थे। लोगों को लगा था कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी। यार, ये तो ऐसा है कि पहले लोग साबुन से मुंह धोते थे, अब फेस वॉश से धोते हैं। मुंह धोना बंद थोड़ी ना हुआ है, बस तरीका बदल गया है। एआई भी ऐसी काम करेगा। बहुत सही एनालॉजी दिया आपने। और एआई का दूसरा पहलू देखिए, जो मेडिकल फील्ड में वरदान बन रहा है। वो ब्रेन ट्यूमर वाला जो उदाहरण था। बिल्कुल। एआई क्या करता है कि वो 3D मैपिंग के जरिए दिमाग की उन नसों का रंग बदल कर दिखा देता है जिनसे ट्यूमर को ब्लड सप्लाई मिल रही है। हाँ, जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि किस नस को काटना है और लकवा मारने का खतरा टल जाता है। हाँ, तो तकनीक समस्या नहीं है। असल समस्या ये है कि भारत के बड़े उद्योगपति और अमीर लोग रिसर्च या R&D में निवेश नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था चर्चा का। वो लोग यूरोप या चीन से बनी बनाई तकनीक लाना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल। हम एक इनोवेशन करने वाले देश की बजाय सिर्फ एक बाजार बनकर रह गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण थोरियम है। हाँ, थोरियम, जो पेट्रोल और कोयले के बाद ऊर्जा का भविष्य है और दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम भारत में ही है। इसके बावजूद हमारे यहाँ इस पर कोई रिसर्च नहीं हो रही है। इसीलिए बातचीत में एक बहुत अच्छा सुझाव दिया गया था कि जो लोग सालाना 10 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उनके लिए 1% पैसा रिसर्च में देना अनिवार्य होना चाहिए। हाँ, ताकि देश में खुद की तकनीक विकसित हो सके। लेकिन इस बड़े नजरिए को जमीन पर उतारने के लिए एक बुनियादी शर्त है। एक इंसान को अपना परिवार चलाने के लिए सिर्फ 3 बुनियादी चीजें चाहिए। वहां पर इसलिए निडर होकर लड़ता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे उसके परिवार का इलाज और बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित है। वाकई, जरा सोचिए, अगर भारत के 150 करोड़ लोगों को ये सुरक्षा मिल जाए तो क्या होगा? तो वे दहेज या बीमारी के डर से बाहर निकलकर एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के बारे में सोचेंगे। मतलब हम रेत की नींव पर गगनचुंबी इमारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। वो कैसे? जब तक सर्वाइवल यानी रोटी, इलाज और स्कूल की नींव पक्की नहीं होगी, तब तक इनोवेशन वाली इमारत कैसे खड़ी होगी? सिर्फ आंकड़ों को बदलने पर केंद्रित हैं। हाँ, निष्कर्ष तो यही निकलता है। ये पूरी चर्चा हमें दिखाती है कि कैसे गरीबी, शिक्षा का अभाव और महंगी स्वास्थ्य सेवाएं मिलकर एक चक्रव्यूह बनाती हैं। लेकिन ये उम्मीद भी देती है कि अगर मुनाफे को हटाकर सिर्फ इंसानियत को केंद्र में रखा जाए, तो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा में लाया जा सकता है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये सोचने का विषय है कि जिस जानकारी और तकनीक को हम बहुत सामान्य मान लेते हैं, वो आज भी करोड़ों लोगों की पहुंच से दूर है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के प्रयासों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक आईना है। सही कहा आपने। तो चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर एक अकेला व्यक्ति सिर्फ अपने संसाधनों से शिक्षा और मेडिकल सेक्टर से प्रॉफिट मार्जिन को खत्म करके इतनी बड़ी लहर पैदा कर सकता है, तो क्या भविष्य में बेसिक ह्यूमन राइट्स यानी बुनियादी मानवाधिकारों का कोई ओपन सोर्स मॉडल बन सकता है? क्या बात है।
क्या होगा अगर दुनिया के सभी विकसित देश अपनी जीडीपी का एक हिस्सा हथियारों के बजाय एक ग्लोबल रिसर्च पूल में डालें, जिस पर किसी का पेटेंट ना हो? क्या तब गरीबी सच में इतिहास बन जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वाकई, जानने और सोचने के लिए बहुत कुछ है। जुड़े रहिए अपनी जिज्ञासाओं के साथ। हम फिर लौटेंगे एक और ऐसी ही गहरी चर्चा लेकर।